हेलो एवरीवन, ये टेस्ट पेपर 32 है विजन आईएएस का और फुल लेंथ है टेस्ट पेपर 8। इसमें 7 पेपर हो गए हैं फुल लेंथ के। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं। इसमें बताना है कौन कौन से जो सामाजिक सहायता कार्यक्रम है उसके अंतर्गत कौन कौन से शामिल है। और जो राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम है ये NSAP, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1995 में हुई थी। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1995 में हुई थी। और ये केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत है। केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र सरकार भी हो शामिल और राज्य सरकार भी शामिल हो। जिस तरीके से जो गैर हिमालयी राज्य हैं उसमें कहीं कहीं जो हिस्सेदारी है 60:40 की होती है। 60 होती है केंद्र सरकार की और 40% जो होती है राज्य सरकार की होती है। इसमें पहला ऑप्शन है, निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति। ये ऑप्शन इसमें सही है, पहला ऑप्शन। इसमें यहाँ पर 60 वर्ष या उससे अधिक जो आयु के व्यक्ति हैं वो शामिल होते हैं। और इसमें व्यक्तियों को 200 रुपये प्रति माह या 80 वर्ष तक या उससे आयु अधिक होने पर 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब इसमें यहाँ पर एलिमिनेशन से देखें, पहला ऑप्शन तो इसमें करेक्ट है, तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। या तो ए होगा या फिर इसमें सी होगा। इसमें दूसरा ऑप्शन है 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के खेतीहर मजदूर। इसमें इसके लिए कोई योजना नहीं है इसमें जो 45 वर्ष से खेतीहर मजदूर हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। अब दूसरा ऑप्शन गलत होने के बाद हमारा आंसर निकल रहा है दूसरा ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन सी में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। इसमें या तो तीसरा देखना है या फिर चौथा। अब इसमें देखना है तीसरा सही है या चौथा सही है। गंभीर या बहु दिव्यांगता, जो गंभीर या बहु दिव्यांगता वाले सभी व्यक्ति, इसमें नहीं है जो सभी व्यक्ति हैं शामिल। इसमें बस तीसरा ही बचा, तो इसमें 1 और 3 सी में आ रहा है, तो सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, खजुराहो के स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन है, इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, जो खजुराहो है वो यूनेस्को में शामिल है यहाँ पर। और ये जो मंदिर है यहाँ पर, इसमें गर्भगृह, मंडप और अर्ध मंडप। यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें तीसरा ऑप्शन देखें, क्योंकि तीनों ऑप्शन इसमें देख लें तो यहाँ पर एलिमिनेट होकर एक ही बच जाता है। मंदिर वास्तुकला के इस शैली में मंडप मौजूद नहीं थे, जबकि इसमें मौजूद थे गर्भगृह भी, मंडप भी और अर्ध मंडप भी। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, बी भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत। तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में देखना है। और ये इंपॉर्टेंट भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से, जो भी योजनाएं हैं इसमें। और यहाँ पर सही ऑप्शन इसको चूज करना है, सही ऑप्शन कौन सा है। पहला ऑप्शन है इसमें, यह असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था में सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसके लिए ही है और वृद्धावस्था में सुनिश्चित करने के लिए है। इसका जो उद्देश्य है यही है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसमें 18 से 40 जो 18 से 40 जो भी ईयर्स के बीच में लोग आते हैं उनके लिए ये, इसमें मासिक आय जो होगी 15,000 रुपये प्रति माह या उससे कम भी हो सकती है। इस तरीके से ऑप्शन भी करके पूछा जा सकता है। 15,000, 20,000 भी वहाँ पर लिखा जा सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है, यह अभिदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जबकि इसमें 18 से 40 वर्ष तक है, ना कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर। हाँ, इसमें जो अभिदाता है 60 वर्ष की जब आयु प्राप्त कर लेगा तो उसमें 3,000 रुपये न्यूनतम राशि मिलेगी पेंशन के रूप में। और ये 18 से 40 आयु के वर्ग के बीच में जो आते हैं वही इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। और 60 वर्ष की जब इसमें एज हो जाएगी तो 3,000 रुपये मिलेंगे, ना कि इसमें 5,000 रुपये मिलेंगे। तो दूसरा ऑप्शन इसमें तीनों में एलिमिनेट हो गया, एक ही बच जाता, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 4 में दिया हुआ है, अगर टाइम बचाना हो इसमें पेपर में, जो भी इसमें जैसे कोई ऑप्शन तीनों में आ रहा है और एक ऑप्शन बच गया, तो जो भी तीनों में कॉमन आ रहा है उसको देखने से एलिमिनेट होकर टाइम बच जाता है कि हाँ तो यही करेक्ट होगा। लेकिन ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन 100% करेक्ट हो या फिर 100% नॉट करेक्ट हो।
चौथा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वैदिक काल की प्रसिद्ध, इसमें बताना वैदिक काल की, जो वैदिक काल की प्रसिद्ध कवयित्री इसमें कौन है वो देखना है। पहला है लोपामुद्रा, ठीक है, ये तो थी वैदिक काल की, गार्गी भी थी और घोषा भी थी। मीरा जो थी, मीराबाई, ये वैदिक काल की नहीं है, जबकि ये यहाँ पर 1502 से 1556 के टाइम की हैं, ना कि ये वैदिक काल की हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन तो इसमें गलत है, ये दो एलिमिनेट, 2 3 तो है ही, सी और डी। और यहाँ पर अतुकुरी मोल्ला, जो अतुकुरी मोल्ला है ये 1440 से 1530 एक तेलुगु कवयित्री हैं ये, और रामायण जो तेलुगु भाषा में रामायण की इन्होंने रचना की है, ना कि ये वैदिक काल की है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन इसके करेक्ट है, 1 2 3, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले पद जो फायर सेट प्रोजेक्ट है, फायर सेट प्रोजेक्ट का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसमें करता है जो फायर मतलब वनाग्नि, मतलब वनों से संबंधित होगा, तो इसमें यहाँ पर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पर फायर सेट यहाँ पर, तो यहाँ पर वनाग्नि जो वनों में अग्नि लगेगी उसका पता लगाने के लिए उपग्रह का उपयोग करने के उद्देश्य वाली गूगल समर्थित एक पहल है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 6, किसी देश द्वारा मिडिल इनकम ट्रैप से बचने के लिए संभावित समाधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें देखना है कितने ऑप्शन करेक्ट हैं। पहला ऑप्शन है इसमें, श्रम प्रधान उद्योगों में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए कम वेतन वाली आर्थिक संरचना को बनाए रखना। इसमें यहाँ पर जो अनुसंधान और विकास है, इसमें निवेश और नवाचार उद्योगों को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर इसमें पहला जो ऑप्शन है, पहला कथन इसमें सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इनकम ट्रैप से बाहर आने के लिए अनुशंसित समाधान नहीं है, पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा सुधारों और कौशल विकास के माध्यम से मानव पूंजी को बढ़ावा देना। इसमें दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, जो शिक्षा सुधार और जो कौशल विकास है उसके माध्यम से मानव पूंजी जो कि कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल है उसको बढ़ावा देना है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर पारंपरिक उद्योगों में व्यवधान को रोकने के लिए तकनीकी प्रगति से बचना। इसमें तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, जो उद्योगों में व्यवधान रोकने के लिए, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन इसमें सही है। यहाँ पर बताया ना है मिडिल इनकम ट्रैप से बचने के लिए वैध कौन सा है, केवल एक ऑप्शन ठीक है, दूसरा, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 7, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकारी गोपनीयता की शपथ लेते हैं। जो गोपनीयता की शपथ लेते हैं उसमें देखना है। इसमें यहाँ पर संसद के सदस्य गोपनीयता की शपथ नहीं लेते हैं, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ये भी गलत, ये भी गलत। अब यहाँ पर इसमें आगे देखें तो डी भी गलत ही हो रहा है, तो इसमें एक ही बच गया, बी आंसर। इसमें संघ के जो मंत्री होंगे वो, और जो राज्यों के मंत्री होते हैं ये क्या करते हैं, गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 8 में है एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के मध्य, इससे क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। एशियाई और अफ्रीकी हाथी, इसके बीच में यहाँ पर डिफरेंस देखना है, क्या क्या डिफरेंस है। पहला है अफ्रीकी हाथी सामान्य तौर पर एशियाई हाथियों से छोटे होते हैं, ये तो पढ़ा होगा कि मैमथ जो होते हैं वो अफ्रीका के और यहाँ पर बड़े होते हैं, उनका आकार बहुत बड़ा होता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है सामान्यतः एशियाई हाथियों में केवल नर हाथी के दांत होते हैं, जो नर हाथी होते हैं उनके दांत होते हैं, किसके, यहाँ पर एशियाई हाथियों में, जबकि अफ्रीकी हाथियों में दोनों लिंगों के दांत होते हैं, या तो वो महिला हाथी है या फिर नर या मादा दोनों हाथी होंगे, उनमें दोनों के दांत होंगे अगर वो अफ्रीकी है। लेकिन जो एशियाई हाथी होते हैं उनमें केवल नर के दांत होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है अफ्रीकी हाथियों के कान एशियाई हाथियों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं, जब उनका आकार बड़ा होगा तो कान भी बड़े होंगे, तो तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। इसमें सही ऑप्शन यहाँ पर देखना है, तो इसमें बी आंसर इसका करेक्ट है, केवल 2 कर। इसमें नेक्स्ट है 9, भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता के संदर्भ में देखना है, जो व्यापार और वाणिज्य है उसकी स्वतंत्रता। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है इसका, संसद भारत के किसी भी भाग में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की कमी से निपटने के लिए एक राज्य को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक मान्यता प्रदान करने वाली विधि का निर्माण
कर सकती है। तो संसद ऐसा कर सकती है और ये बताया हुआ है यहाँ पर आर्टिकल 303 में कि संसद ऐसा कर सकती है। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है संसद दो या दो से अधिक राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन राज्य के भीतर नहीं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है। जो आर्टिकल 302 है, आर्टिकल 302, इसमें लोकहित में संसद को जो संपूर्ण भारत पर प्रतिबंध लगाने का बोला हुआ है, या तो वो राज्य हो या फिर राज्य के भीतर। 302 में बताया हुआ है आर्टिकल में, और ये 303 आर्टिकल में है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन इसमें सही है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 10, संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्य सरकारों की ऋण लेने की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 293, इसमें 293 आर्टिकल के बारे में बोला हुआ है। पहला ऑप्शन है वे केवल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर से ही ऋण ले सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, भारत के अंदर से ही ऋण ले सकते हैं यदि केंद्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य को दिया गया कोई ऋण बकाया है तो भारत सरकार की सहमति के बिना कोई अतिरिक्त ऋण नहीं लिया जा सकता। ये दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, यदि यहाँ पर राज्य को जो दिया गया ऋण है उसमें अभी बाकी का बच गया है वापस करने के लिए, तो केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी पहले, तब भी राज्य सरकार ऋण ले सकती है। दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 11, इसमें यहाँ पर प्रविष्टन क्षेत्र जो सबडक्शन जोन होता है उसके बारे में बताना है। प्रविष्टन क्षेत्र का निर्माण केवल तब होता है जब एक महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाती है। इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है। जो प्रविष्टन मंडल होता है इसका निर्माण जो होता है जब टकराने वाली दोनों प्लेटें होंगी जो वो महासागरीय पदार्थ से बनी होनी चाहिए, ना कि महाद्वीप से। दोनों महासागरीय होनी चाहिए और जो टकराएंगी तब होगा ये जो प्रविष्टन क्षेत्र होगा। पहला ऑप्शन इसमें गलत, दो ऑप्शन इसमें एलिमिनेट हो गए। और भी इसमें यहाँ पर तीसरा तो है, तीसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो एंडीज पर्वत है ये एक वलित पर्वत है और भूवैज्ञानिक स्थलाकृति का एक ये उदाहरण भी है। दूसरा ऑप्शन है प्रविष्टन क्षेत्र कायांतरित सेलों के निर्माण के लिए प्रमुख स्थल है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक है, तो 2 और 3 ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 12, भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में देखना है इसमें कितने कथन यहाँ पर सही हैं। इसमें सही कथन देखना है लांजिया सावरा पेंटिंग, जो लांजिया सावरा पेंटिंग है दीवार भित्ति कला की एक शैली है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन है रोगन पेंटिंग गुजरात के कच्छ जिले में प्रचलित वस्त्र छपाई की एक कला है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। जो रोगन पेंटिंग है ये गुजरात के कच्छ जिले में प्रचलित है और वस्त्र छपाई की एक कला भी है। दूसरा ऑप्शन ठीक है। तीसरा ऑप्शन है इसमें मंजूसा, जो मंजूसा है ये बिहार की है और ये स्नेक पेंटिंग्स है। इसमें यहाँ पर कई बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। जो भी पेंटिंग्स होती है, एक कलमकारी आई थी जो आंध्र प्रदेश की है, उसमें दक्षिण भारत करके पूछा हुआ था। आई थिंक 2015 में सवाल आया था वो। इसमें तीनों ऑप्शन ठीक है, तो इसका जो आंसर है इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें सी आंसर है। नेक्स्ट है 13, अनुसूचित जातियों एससीज और अनुसूचित जनजातियों के वर्गीकरण। इससे तो हर साल क्वेश्चन आता ही है एससी और एसटी से। इसमें पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को राज्यपाल के परामर्श के उपरांत किसी राज्य के लिए एससी और एसटी की सूची अधिसूचित करने का एकमात्र अधिकार है। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति को राज्यपाल के परामर्श के बाद किसी राज्य में यहाँ पर एकमात्र ये अधिकार प्राप्त होता है। और आर्टिकल ये 341 क्लोज 1 और क्लोज 2 में बोला हुआ है, 341 का 1 और 342 का 2 में। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। दूसरा ऑप्शन है किसी राज्य के लिए एससी और एसटी की सूची अधिसूचित करते समय राज्यपाल की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। ये बाध्यकारी नहीं होती है जो यहाँ पर राज्यपाल की राय है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें तीसरा ऑप्शन देखें, संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित एससी और एसटी की सूची को संशोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। जो 341 का 2 और 342 का 2, इसमें यहाँ पर बताया हुआ है जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद इसमें उल्लंघन नहीं माना जाएगा, तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। ओनली एक ही ऑप्शन इसमें ठीक है, ए आंसर ठीक है इसमें। और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, कैसे भी किसी भी तरीके से आता ही है।
नेक्स्ट है 14 जेड मोड सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है सही ऑप्शन कितने हैं। सही ऑप्शन देखने इसमें पहला है यह जम्मू और कश्मीर में सोनमर्ग के निकट स्थित 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इसमें यहाँ पर जो जेड मोड़ सुरंग है इसमें यहाँ पर ये 6.5 किलोमीटर लंबी है और ये जम्मू और कश्मीर के जो गांदरबल के ज़िले में है, गांदरबल ज़िले में है, तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है यह कारगिल और लद्दाख को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, ये जो सुरंग है यहाँ पर सभी मौसम में कारगिल और लद्दाख को। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर इस सुरंग का निर्माण BRO जो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, इसका निर्माण इसके द्वारा नहीं किया गया है, जबकि जो इसका निर्माण है ये यहाँ पर APCO जो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और यहाँ पर ये जो APCO है ये NHIDCL इसके अंतर्गत यहाँ पर आती है, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इसके अधीन आती है, तो इसका निर्माण BRO द्वारा नहीं किया गया है। अब BRO के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है इसमें कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और कहाँ कहाँ पर ये रोड का निर्माण करता है। BRO ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो 1 और 2 इसमें करेक्ट है, तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 15 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो PCA 1988 के संदर्भ में देखना है और इसमें देखना है कितने कथन यहाँ पर सही हैं। इसमें सही कथन देखना है, पहला है यह लोक सेवकों द्वारा रिश्वत लेने और व्यक्तियों द्वारा रिश्वत लेने और देने दोनों के अपराध को घोषित करता है। इसमें यहाँ पर जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का है इसमें 2018 में संशोधन भी हुआ था, तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन तो सही है, जो लेने और देने जो भी यहाँ पर रिश्वत देने वाले हैं उसकी धारा 8(2) है और इन 7 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट भी देनी होती है, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है अधिनियम में सेवारत लोक सेवकों की जांच के लिए पूर्व अनुमोदन अनिवार्य किया गया है, लेकिन सेवानिवृत्त अधिकारियों को यह संरक्षण नहीं दिया गया है। इसमें दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, दूसरा ऑप्शन तो गलत है। इसमें सेवानिवृत्त अधिकारियों को यह संरक्षण यहाँ पर दिया गया है। तीसरा ऑप्शन है अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के सभी मामलों की सुनवाई समयबद्ध तरीके से विशेष न्यायालयों में की जानी चाहिए। इसमें तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही है, एक विशेष न्यायालयों में, और इसमें यहाँ पर जो समयबद्ध तरीके से उसमें समय होगा कि अगर वो 10 दिन में की जा रही है सुनवाई तो 10 दिन में ही होगी। इसमें 2 ऑप्शन ठीक है, पहला और तीसरा, तो बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 16, इसमें यहाँ पर बोला हुआ है उपयुक्त मेघों को सतह से ऊपर की ओर, यहाँ पर कौन सा होगा, सबसे पहले कौन सा होगा, उसके बाद इस तरीके से देखना है। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम से अधिक ऊंचाई की ओर जाना है, कौन सा इसमें होगा। तो जो पच्छाव मेघ होते हैं ना सबसे ऊपर बनते हैं, ये जो दूसरा होगा वो सबसे बाद में होगा, तो यहाँ पर पच्छाव मेघ का ही पता होने से ये ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन। इसमें सबसे पहले जो बनता है जो इस तरह करके बादल बनते हैं, स्त्री कपासी मेघ होते हैं, फिर उसके बाद स्त्री होते हैं जो वर्षा मेघ होंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर कपासी मध्य मेघ होते हैं। पहले स्त्री कपासी मेघ आते हैं, फिर स्त्री वर्षा मेघ और फिर पच्छाव मेघ तो सबसे बाद में बनते हैं। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 17 राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण। इसमें राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड NARCL और भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के कामकाज के संदर्भ में देखना है, और इसमें यहाँ पर देखने कितने ऑप्शन इसमें सही हैं। NARCL जो NARCL है सार्वजनिक क्षेत्रकों के बैंकों से गैर निष्पादित जो भी NPA होती हैं, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स होती हैं, उसको अधिकृत करती हैं। तो यहाँ पर इसमें पहला ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर इसका उद्देश्य लगभग 2 लाख करोड़ मूल्य के जो NPAs होते हैं उसको 500 करोड़ के ऊपर के NPA का अधिग्रहण करना है, इसमें ये बोला हुआ है NARCL में, तो पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इसमें IDRCL एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई है जो अधिग्रहित परिसंपत्तियों के लिए निपटान और मूल्य प्राप्ति सेवाएं प्रदान करती है। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। इसमें यहाँ पर जो बताया हुआ है जो निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं के पास हैं
एक निजी प्रबंधन वाली जो कंपनी है वो बन जाती है और इसमें IDRCL की इक्विटी में अधिकतम 49% की हिस्सेदारी रख सकते हैं और ये स्वामित्व की सरकार का स्वामित्व नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग और सार्वजनिक क्षेत्र की जो वित्तीय संस्थान होंगे उसके लिए है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। IDRCL खराब परिसंपत्तियों के एकीकृत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए NARCL में बहुलांश स्वामित्व रखती है। इसमें तीसरा ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर ये जो सेवा इकाई होंगी निजी क्षेत्र के पास होती हैं और ये परिसंपत्तियों के परिचालन को जो समाधान होगा उसको ये संभालती हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है, तो एक ही आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 18, स्पॉट एक्सचेंज के संदर्भ में देखना है और इसमें गलत ऑप्शन देखना है। गलत ऑप्शन कौन सा है? पहला है यह एक सुविधा मंच के रूप में केवल बुलियन जैसी महंगी वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं ये न तो भौतिक स्थान और ना ही आमने सामने यहाँ पर मिल सके, ऐसा होता है। और यहाँ पर कृषि उत्पाद, धातु और बुलियन का मतलब होता है सोना जैसी जो विशिष्ट वस्तुएं होती हैं उनकी खरीद बिक्री को सुविधा प्रदान करता है। पहला ऑप्शन इसमें यहाँ पर गलत है। इसमें कृषि भी आता है, इसलिए यहाँ पर बुलियन का मतलब है जो महंगी वस्तुएं होती हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ऐसे आदान प्रदान में विक्रेता और क्रेता आमने सामने मिलते हैं और अधिकांशतः नकद में निपटान करके बिक्री संपन्न करते हैं। इसमें यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है ये भी गलत है, इसमें सही नहीं, गलत ही ऑप्शन इसमें पूछा हुआ है, तो सी आंसर इसमें गलत है, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है यहाँ पर 19, डोलोमाइट के संदर्भ में देखना है और इसमें देखना है कितने कथन यहाँ पर सही है। इसमें पहला ऑप्शन है 10% से अधिक मैग्नीशियम युक्त चूना पत्थर को डोलोमाइट कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है, जब यहाँ पर 10% से अधिक मैग्नीशियम चूना पत्थर को डोलोमाइट कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः धातु कर्म गतिविधियों में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, ये इसी में किया जाता है। झारखंड डोलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये झारखंड नहीं है जबकि यहाँ पर उड़ीसा है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, केवल 2 ठीक है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 20 में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय संस्था विज्ञान ज्योति कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को जो स्टेम है यहाँ पर ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथ्स, इसके लिए यहाँ पर इसमें ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत है। जो DST विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है इसके द्वारा इसको कार्यान्वित किया जाता है। और ये यहाँ पर 2019-20 में जो भी मेधावी छात्र हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। तो इसमें यहाँ पर ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यही पूछा हुआ है। 21 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमार जनजाति के पारंपरिक अधिवासों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसमें इसका देखना है तो यहाँ पर ये असम और त्रिपुरा में थोड़ी आबादी के साथ मुख्य रूप से मिजोरम और मणिपुर में पाए जाते हैं। इसका बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 22 में राष्ट्रीय कैडेट कोर, जो राष्ट्रीय कैडेट कोर है NCC, यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय एकता और रक्षा तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इस संदर्भ में NCC से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन है NCC की स्थापना पंडित HN कुंजरू समिति के अनुशंसा पर राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत शुरू की गई थी। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, 1948 में की गई थी और यहाँ पर HN कुंजरू समिति की अनुशंसा पर, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें सही ऑप्शन देखना है। दूसरा ऑप्शन है इसमें NCC युवा मामलों और खेल मंत्रालयों के अंतर्गत, ये यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ना कि युवा और खेल मंत्रालय के अंतर्गत। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन ही ठीक है, ए आंसर करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट है 23, डिप्रेशन के बारे में बोला हुआ है। यहाँ पर इसमें देखना है आर्थिक गतिविधि में उल्लेखनीय लेकिन मंदी रिसेशन की तुलना में कम गंभीर और छोटी अवधि के लिए होने वाली गिरावट है। पहला ऑप्शन इसमें ये गलत है, ये चरम मंदी होती है जब मंदी की इसमें गिरावट की स्थिति होगी जो आर्थिक होगा, और जो मांग होगी वो अत्यंत कम हो जाती है। मांग जो होगी कम हो जाती है जो भी मंदी होती है, और इसमें बेरोजगारी ज़्यादा होगी। जब मंदी आ जाएगी इसमें बेरोजगारी बढ़ गई
और यहाँ पर जो सामान होगा, अब सामान बन ही नहीं रहा तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो उत्पादन होगा, उत्पादन में भी कमी होगी क्योंकि सामान बिक ही नहीं रहा है, आगे जा ही नहीं रहा है। विभिन्न आर्थिक संकेतकों में उल्लेखनीय यहाँ पर गिरावट होगी, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें अवधि के लिए गिरावट होती है। इसमें दूसरा ऑप्शन है ऐसी स्थिति जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में धीमी गति से वृद्धि होती है लेकिन बेरोजगारी बढ़ती रहती है। इसमें ठीक है, ग्रोथ जो रिसेशन होता है, इसमें बेरोजगारी, इसमें धीमी तो वृद्धि होगी जो भी जीडीपी होगी, लेकिन बेरोजगारी होगी ना वो बढ़ती रहेगी। दूसरा ऑप्शन ठीक है। तीसरा ऑप्शन है इसमें डबल डिप रिसेशन जो होता है, ऐसा परिदृश्य जिसमें अर्थव्यवस्था में मंदी के बाद थोड़े समय के लिए सुधार होता है लेकिन उसके तुरंत बाद फिर से मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें तीसरा ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा और तीसरा ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 24, निम्नलिखित में से कौन से शुल्क या कर संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाते हैं लेकिन राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। इसमें यहाँ पर देखना है कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट है। पहला ऑप्शन है रेलवे किराए और माल ढुलाई जो इस प्रकार होगा, और दूसरा ऑप्शन है इसमें माल के अंतर्राज्यीय प्रेषण पर कर, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है तीसरा ऑप्शन कृषिगत आय पर कर, इसमें ये शामिल नहीं होता। समाचार पत्रों पे दिए गए जो विज्ञापन पर कर होता है, तो इसमें 1 2 4 डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 25 निम्नलिखित गुण धर्मों पर विचार करना है और इसमें देखना है जो स्थायी कार्बनिक पॉप्स होते हैं उसके बारे में देखना है, इसमें कौन कौन से हैं जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषक हैं, इसकी विशेषताएं। जल में संचय, यहाँ पर इसमें देखना है जो जल है, जल में उच्च घुलनशील, इसमें ये तो नहीं है, जो पॉप्स होते हैं ये इसमें शामिल नहीं होता। यहाँ पर यूएनईपी के द्वारा जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषक है इस पर एक व्यापक जो वैश्विक अध्ययन है वो किया जाता है और ये वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF द्वारा वित्त पोषित भी होता है। इसमें पहला ऑप्शन ठीक नहीं है, घुलनशीलता कम होती है, उच्च घुलनशीलता नहीं। दूसरा है यहाँ पर लिपिड में अत्यधिक घुलनशीलता, ठीक है। तीसरा है अर्धवाष्पशील प्रकृति, दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो सी आंसर इसमें सही है।